हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो पिछली क्लास में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 25 क्वेश्चंस हर एक ऑप्शन को एनालाइज करके सॉल्व किए थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में और हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिलियंस ऑफ चिकन वर किल्ड इन वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा। जो चिकन होता है हमारे पास, जो हमारा पोल्ट्री होता है, उसको किल किया गया था इन वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र रिसेंटली, यानी रिसेंट टाइम्स में। तो ऐसा क्यों किया गया? So, millions of chickens were killed in West Bengal, Assam, Orissa, and Maharashtra. Uh, maybe the so and one five and or influenza respiratory disease that infects poor birds, that is micropet birds and organ also. तो नाम ही क्या भी हो सकता है? Fatal infection cases, people can accurately such respiratory ठीक है। हमें समझ में क्या आया, या फिर एवियन हमें समझ में आया, जो कि प्राइमरीली बर्ड्स को अफेक्ट करेगा, जिसमें आता है हमारे पास पोल्ट्री और अदर माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे पेट बर्ड्स हो गए, ऑस्ट्रिचेस हो, पर ह्यूमंस भी अफेक्ट हो सकते हैं अगर जो बर्ड्स है उनसे इन्फेक्शन ह्यूमंस में चला गया तो, एंड इट कैन बी फैटल इन्फेक्शन। तो हमें जरूरी है कि हम इसके स्प्रेड को प्रिवेंट करें। तो इसके वजह से हमने क्या किया, हमने इन्फेक्टेड बर्ड्स को मार दिया ताकि ये H5N1 जो है वो ह्यूमंस को ना करे। चाहे या ना चाहे हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, तो इसीलिए हमने को किल किया इन वेस्ट बंगाल। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम टू पे, कैन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर डिस्कस। हम गामा क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के लिए यूज करते हैं, और ये है वो हेल्थ के लिए है, हमें बताना है। इस जो है फॉर क्रॉप, तो गामा रेस को हम यूज करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में। किस लिए यूज करते हैं? तो गामा रेस जो है वो म्यूटेशंस इंड्यूस कर सकती हैं इन द प्लांट जीनोम। तो अगर हमें कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर या ट्रेट चाहिए जो प्लांट के जो पेरेंटल टाइप्स में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गामा रेस को यूज करके म्यूटेशंस इंड्यूस करेंगे, जिससे हमें वो डिजायरेबल ट्रेट मिलेगा इन द पेरेंटल टाइप्स। सो इससे क्या होगा, improved crop variety जो है वो डेवलप होगी। The mutated plant variety itself does not emit gamma radiation and hence it cannot harm humans as they are not exposed to the gamma rays directly. तो हमने क्या किया, हमने गामा रेस यूज करके हमने ह्यूमंस के ऊपर नहीं डाला, हमने क्या किया, प्लांट के ऊपर डाला ताकि उसमें हम म्यूटेशन इंड्यूस कर सके और अपनी डिजायर्ड वैरायटी प्रोड्यूस कर सके। पर हमने एज सच ह्यूमंस जो ह्यूमन उन प्लांट्स को हैंडल कर रहे हैं, उनका डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं हो रहा है गामा रेस के साथ, तो उनके लिए ये हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि ये गामा रेस हम सिर्फ प्लांट के ऊपर डाल रहे हैं, ना कि ह्यूमन के ऊपर डाल रहे हैं। सो ह्यूमंस आर नॉट डायरेक्टली, सो हमारे इसको हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम एक्सपोजर में आए इन मरीज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 इन अगर
closely related animals को मेट करते हैं फॉर options और जो है सो एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं तो ब्रीडिंग इन बिटवीन तो एक मेट और क्वेश्चंस उसको कहेंगे हम ब्रीडिंग सो इस अगर आप क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स को 4 to 6 generations तक आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो क्या एडवांटेज सो इन एनिमल हस्बेंड्री इफ टू क्लोजली रिलेटेड एनिमल आर मेट सो हम बोल रहे थे कि अगर आप टू क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स को मेट करते हैं फॉर फ्यू जनरेशंस तो उनका फर्टिलिटी और विगर का लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन सो यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा इस केस में एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही द रीजन होगा कि जो हमारा क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की जो है फर्टिलिटी और विगर का लॉस हो रहा है बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय increased homozygosity in deleterious recessive genes तो जो रिसेसिव जीन्स जो हैं उनकी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स फॉर 4 to 6 generations तो होमोजाइगोसिटी फॉर डिलीटेरियस रिसेसिव जीन्स जो है वो इंक्रीज हो रही है सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ In the area of plant breeding, it is important not only to preserve the seeds of the variety being cultivated, but also to preserve all its wild relatives. Explain with a suitable example. तो जब आप plant breeding करते हैं, तो जो variety आप cultivate कर रहे हैं, उसके seeds तो आप prevent करते ही, आप collect करते ही हैं. साथ ही साथ आप उसके सारे wild relatives की भी seeds जो हैं वो प्रिजर्व करते हैं तो आप ऐसा क्यों करते हैं हमें एक्सप्लेन करना है एक सूटेबल एग्जांपल के साथ सो व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग सो प्लांट ब्रीडिंग रेफर्स टू द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज in order to create new improved varieties that are better suited for cultivation, give better yield and are resistant to pests and pathogens. So what is plant breeding कि हम पर्पसफुल मैनिपुलेशन कर रहे हैं ऑफ प्लांट स्पीसीज क्यों तो हमें न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटीज बनानी है जो बेटर सूटेड है फॉर कल्टीवेशन एंड जो बेटर यील्ड देंगी एंड जो पेस्ट्स और पैथोजन से रेजिस्टेंट होंगी सो व्हाट इज जर्म प्लाज्म so germ plasm refers to the seeds plants or plant parts having all the possible alleles for all the genes in the given crop so सारे possible alleles for all the genes in a given crop अगर हम gather करें तो उसे हम क्या बोलेंगे germ plasm बोलेंगे seeds plants और plant parts तो हमें क्या चाहिए all possible alleles चाहिए for all the genes in a given crop so what is the importance of germ plasm so collection of the diverse germ plasm ensures that the plant breeders have the whole range of possible genetic variabilities of a crop plant. तो हमने अगर germ plasm जो है कलेक्ट कर लिया तो प्लांट ब्रीडर को क्या मिलेगा प्लांट ब्रीडर को एक बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे सो होल रेंज ऑफ पॉसिबल जेनेटिक वेरिएबिलिटीज जो एक क्रॉप प्लांट के लिए पॉसिबल हैं वो जो है हमारा प्लांट ब्रीडर को मिलेगा and genetic variability is the root of the plant breeding program as it enables the plant breeder to choose the right combination of superior characteristics that they would like to develop in an improved crop. So अगर हम germ plasm collect कर लेंगे तो हमें एक एडवांटेज मिलेगा कि हम अपने आप से चूज कर सकते हैं कि कौन सा हमें कैरेक्टर्स जो है वो सुपीरियर लग रहे हैं हम राइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स का और हम चूज कर सकते हैं कि हमें इम्प्रूव क्रॉप में क्या क्या चाहिए सो मेनी वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ कल्टिवेटेड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर नोन टू हार्बर डिजीज रेजिस्टेंस drought resistance pest resistance genes which are absent in the cultivated varieties in such cases artificial hybridization between a wild relative having the resistant gene and a cultivated high yielding variety both selected from the collected germ plasm can lead to the production of an improved hybrid variety
that bears the desirable characteristics of both the parents. तो क्या बोल रहा है कि जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं जिन प्लांट्स को हम कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस होता है, ड्रॉथ रेजिस्टेंस होता है एंड पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स होता है, जो कि हमारे कल्टीवेटेड वेराइटीज में एब्सेंट होता है. तो इन दिस केसेस में हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन अ वाइल्ड रिलेटिव हैविंग रेजिस्टेंस जीन और हाई यील्डिंग वैरायटी. तो हम रेजिस्टेंस जीन को चूज कर लिया इस वाइल्ड रिलेटिव से, और हमारे पास ऑलरेडी हाई यील्डिंग वैरायटी है, और दोनों को हमने मिला लिया, तो हमें क्या मिला, एक हाई यील्डिंग वैरायटी भी मिली और साथ में डिजीज रेजिस्टेंस भी मिला इन द सेम प्लांट. सो इट क्या हुआ, इससे सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्लांट जो है प्रोड्यूस हुआ. सो द इम्प्रूव्ड येलो मोज़ैक वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ एबेलोमॉस्कस एस्कुलेंटिस, दैट इज लेडीज फिंगर. तो जो हमारे पास येलो मोज़ैक वायरस resistant variety है of Abelomoschus esculentis known as Parbhani Kranti was developed by conventional breeding between Abelomoschus esculentis and its wild relative. तो ये जो वैरायटी है वो कहाँ से आई, तो हमने क्या किया, इस Abelomoschus esculentis और its wild relative को ब्रीड करके हमने परभनी क्रांति वाला प्लांट जो बनाया, जो येलो मोज़ैक वायरस से रेजिस्टेंट है. सो इन दोनों को क्रॉस करके हमने एक नया बेटर प्लांट बनाया. सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. नेम अ मैन-मेड सीरियल, ट्रेस हाउ इट वाज डेवलप्ड एंड वेयर इट इज यूज्ड. तो हमें मैन-मेड सीरियल का नाम बताना है और कहाँ डेवलप हुआ था और कहाँ यूज किया जाता है, तो हमें वो बताना है. सो व्हाट इज अ मैन-मेड सीरियल? तो सीरियल्स आर एडिबल सीड्स ऑफ सर्टेन ग्रासेस, दैट इज पोएसी. एग्जांपल wheat, rice, rye and barley. Triticale is a man-made cereal grain. तो हमारे पास जो सीरियल्स होते हैं, दे आर एडिबल सीड्स ऑफ सर्टेन ग्रासेस. तो ग्रासेस के एडिबल सीड्स जो हैं उनको हम सीरियल कहते हैं, जैसे wheat, rice and barley. And triticale is a man-made cereal grain. तो triticale है man-made cereal. Development of triticale. So triticale was developed by the process of artificial hybridization between wheat plant, that is Triticum aestivum, and rye plant, that is Sisal cereal. तो आपने देखा कि जो हमारे पास वीट प्लांट है जिसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, उसको जब हम राई प्लांट के साथ क्या करते हैं, उसके साथ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो हमें मिलता है ट्रिटिकेल. सो इट हैज डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट, गुड यील्ड, गुड ग्रोथ विगर एंड कोल्ड टॉलरेंस. तो इसमें सारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हाई प्रोटीन कंटेंट है, गुड यील्ड है, growth vigor है and cold tolerance है. So what are the uses of triticale? Triticale has large and broad leaves that are used for grazing by livestock. So triticale के पास large and broad leaves होती है, तो livestock grazing में help करता है. Then triticale flour is used in baking industries. Baking industries में भी use कर सकते हैं and ethanol production में भी use कर सकते हैं triticale. सो इट इज अ मैन मेड सीरियल. तो हमने कैसे बनाया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया वीट प्लांट का और राई प्लांट का, तो जो हमें रिजल्टेंट प्लांट मिला उसके पास अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हाई प्रोटीन कंटेंट है, गुड यील्ड है, गुड ग्रोथ है एंड गुड कोल्ड टॉलरेंस है. सो व्हाट आर द यूजेस? तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रेजिंग करवाते हैं एंड बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं. सो दैट वाज अबाउट मैन मेड सीरियल, जो कि है हमारा ट्रिटिकेल. So that was question number 5. अब हम आते हैं question number 6 पे. Fill in the blanks. Tomato cell को potato cell से cross किया तो क्या बना? Name of the process, name of the plant, and term used to denote such plants. ठीक है? So जो cell wall of plant cell होती है, that is made up of polysaccharides such as pectin, cellulose and hemicellulose. ये हमें पता है. Thus the cell wall is digested by enzymes pectinase, cellulase and hemicellulase. ये भी हमने
पिछले क्लास में पढ़ा था कि पेक्टिनेज सेल्यूलेज और हेमीसेल्यूलेज यूज करके हम प्लांट सेल को उसके सेल वॉल से हटा सकते हैं. We are then left with a plant cell devoid of a cell wall and this is known as protoplast. तो अगर plant cell devoid of a cell wall है तो उसको हम protoplast कहते हैं. So ऐसे बनता है protoplast. अब इस प्रोसेस का क्या नाम है? तो प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो चार्ट इज ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को. इट इज अ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड प्लांट्स by the fusion of two protoplasts from plants belonging to two different species. तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. तो ये क्या है टेक्निक कि हम हाइब्रिड प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. हाइब्रिडाइजेशन यानी द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड प्लांट्स. और हम कैसे कर रहे हैं? दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कर रहे हैं. सो बाय द फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट. और कौन से प्लांट्स का? from plants belonging to different species. So two plants हैं जो कि they are belonging to different species and उनके protoplast का fusion कर रहे हैं हम, तो उसे कहते हैं somatic hybridization. Then what is the name of the hybrid plant produced? The name of the hybrid plant produced from the fusion of, यहाँ पे कौन सा है? tomato and potato is pomato. So हमने दोनों को मिला के एक सोमैटिक हाइब्रिड प्रोड्यूस किया, दैट इज पोमैटो. Then what is the term used to denote such plant? The hybrid plants are produced by the fusion of two protoplasts from different plants known as somatic hybrids. तो प्रोसेस को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. जो प्लांट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड. सो हम क्या करते हैं? दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हैं एंड उससे जो है सोमैटिक हाइब्रिड बनाते हैं. और जो टर्म हम यूज करते हैं उसके लिए सोमैटिक हाइब्रिड एंड नेम ऑफ द प्लांट इज पोमैटो. सो अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स करें, सो यहाँ पे सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा पेक्टिनेज, सेल्यूलेज एंड हेमीसेल्यूलेज. फ्यूजन से बनता है पोमैटो. द नेम ऑफ द प्रोसेस इज सोमैटिक. फ्यूजन से बनता है. Name of the process is somatic hybridization. Name of the plant is pomato and term used is somatic hybrid. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. A few statements are given below followed by a set of terms in a box. Pick the correct term and write it against the appropriate statement. Mating of closely related individuals within the same breed. तो अगर हम closely related animals within the same breed को mating करवाते हैं, तो अभी हमने देखा था कि 4 to 6 generations जो हम करवाते हैं of the same breed, उसको हम क्या बोलते हैं? inbreeding बोलते हैं. So A will be inbreeding. A का होगा 5, that is inbreeding. हमने आप पिछले के क्वेश्चन में भी देखा था कि ये होगा. Then mating of animals of same breed but having no common ancestors on either side for 4 to 6 generations. So जब हम mating of organisms करते हैं belonging to the same breed but having no common ancestors for 4 to 6 generations, then it is outcrossing. ठीक है. सो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम ब्रीड को तो बिलोंग कर रहे हैं पर उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है फॉर 4 to 6 generations, तो हम बोलेंगे आउट क्रॉसिंग. सो बी विल बी आउट क्रॉसिंग. देन वी कम टू थर्ड, मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. तो अगर हम मेटिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये पहला फिगर हमारे पास इन ब्रीडिंग का है. तो 4 to 6 generations तक हम करते हैं जो जिन एनिमल्स के कॉमन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं. देन आउट क्रॉसिंग में कॉमन एंसेस्टर नहीं है पर वो फिर भी सेम ब्रीड को बिलोंग करते हैं, तो ये हो गया आउट क्रॉसिंग. नाउ जब हम 2 डिफरेंट स्पीशीज की एनिमल्स की मीटिंग कराते हैं पर वो स्पीशीज रिलेटेड होती हैं टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विद डिजायरेबल ट्रेट्स, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होते हैं दैट दे आर स्टेराइल. Example, mule is a sterile hybrid produced by interspecific hybridization between a horse and a donkey. So जब हम horse and donkey की interspecific hybridization, that is 2 different species को mating कराते हैं, तो
हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आता है दैट इज स्टेराइल एंड दैट इज इन दिस केस जब हम डोंकी और हॉर्स की करते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड म्यूल एंड दैट इज स्टेराइल, सो दैट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. Then we come to D, breeding of animals belonging to two different breeds. तो ये तो स्पीशीज था, रिलेटेड स्पीशीज, पर अगर टू डिफरेंट ब्रीड्स होंगे तो क्या होगा? सो दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग. सो क्रॉस ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ two different breeds. The superior male of one breed is mated with the superior female of the other breed to produce hybrid offspring with desirable traits. So cross breeding में क्या करते हैं हम दो एनिमल्स को ब्रीड करते हैं who are belonging to different breeds. So जैसे कि हमने क्या किया, सुपीरियर मेल लिया ऑफ अ ब्रीड, उसको सुपीरियर फीमेल ऑफ अदर ब्रीड से मेट किया ताकि हमें बेटर डिजायरेबल ट्रेट्स मिले. फॉर एग्जांपल हिसारडेल जो है, इट इज अ ब्रीड डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स विथ मरीनो रैम्स. सो हम बीकानेरी ईव को अगर मरीनो रैम के साथ करेंगे, ये शीप की डिफरेंट ब्रीड्स हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हिसारडेल शीप, जिसकी दोनों के बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आएंगे. सो दैट इज अबाउट क्रॉस ब्रीडिंग. ठीक है, तो हमारे पास इन ब्रीडिंग हुआ, आउट क्रॉसिंग हुआ, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हुआ एंड फाइनली क्या हुआ? क्रॉस ब्रीडिंग. So that was about question number 7. Now we come to question number 8. So question number 8 है हमारे पास, what is meant by hidden hunger. So hidden hunger का क्या मतलब होता है? So hidden hunger is a deficiency of nutrients such as micronutrients, proteins and vitamins that occurs when the food consumed as a part of regular diet does not meet the nutrients. So hidden hunger क्या होता है? It is a deficiency of nutrients. तो उसमें किस चीज की डेफिशिएंसी होती है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. तो ये कब होता है? दैट जो फूड हम रेगुलर डाइट में लेते हैं उसमें अगर उस न्यूट्रिएंट की कमी है तो हमें उस न्यूट्रिएंट के लिए हिडन हंगर हो जाता है, दैट इज डेफिशिएंसी हो जाती है. सो पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन सफर फ्रॉम हिडन हंगर बिकॉज मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिएंट रिच फूड. सो जो हमारे जैसे हमारी कंट्रीज है डेवलपिंग कंट्री, तो हम रिच फूड जो है वो नहीं पाते, हिडन हंगर से जो है वो सफर कर सकते हैं. सो व्हाट आर द कॉजेस व्हेन पीपल find it difficult to diversify their diet and nutrients like fruits, nuts and meat in a sufficient amount? It may lead to hidden hunger. Micronutrient deficiencies like anemia or goiter are the after effects of hidden hunger. So जब people find it difficult to diversify their diet and nutrients, जैसे हम fruits नहीं ऐड कर पाते, nuts नहीं ऐड कर पाते, मीट नहीं ऐड कर पाते इन सफिशिएंट अमाउंट, तो इससे क्या हो सकता है? हिडन हंगर हो सकता है. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज लाइक अनीमिया और गोइटर. तो अनीमिया और गोइटर में क्या होता है? अनीमिया में हमें आयरन की कमी होती है, गोइटर में हमें आयोडीन की कमी होती है. सो दे आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ हिडन हंगर, कि कहीं ना कहीं हमारा डाइट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिफिशिएंट होगा जो हमें नहीं पता चला, जो हम ऐड नहीं कर पाए, और इसकी वजह से हमें हिडन हंगर हो गया. सो हाउ कैन वी प्रिवेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी? तो हम क्या कर सकते हैं? इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिल्स और सिरप. फूड फोर्टिफिकेशन, एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू प्रोसेस्ड फूड. तो हम जो प्रोसेस्ड फूड है उनमें न्यूट्रिएंट्स फोर्टिफाई कर सकते हैं, जो भी जैसे आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है. सो फूड फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं. Then diet diversification, foods rich in antioxidants and foods like fruits, dairy products and vegetables can be taken. तो हम पहले तो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी कॉमनली होती है उनको हम सप्लीमेंट के फॉर्म में लेंगे. देन जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम नमक खाते हैं तो उसको अगर हम आयोडीन के साथ फोर्टिफाई कर देंगे तो हमें आयोडीन मिलता रहेगा, जो कि हमारा हम कम रहता है, जो जिसकी डेफिशिएंसी आसानी से हो सकती है, तो हम उसको फोर्टिफाई करके खाएंगे. एंड वी कैन डाइवर्सिफाई आवर डाइट, दैट इज वी कैन टेक फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रूट्स ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं.
सो डाइट डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं, जो रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं. सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, why are plants obtained by a protoplast culture called somatic hybrids. तो जो प्लांट्स हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर के थ्रू ऑब्टेन करते हैं उनको हम सोमैटिक हाइब्रिड्स क्यों बोलते हैं. सो हमने देखा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है उसके बारे में. सो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट. तो प्रोटोप्लास्ट इज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ लिविंग प्लांट सेल whose cell wall has been removed. तो अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो प्लांट सेल से तो जो बचा रहता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. So protoplast of two different plant species are often fused for the purpose of developing hybrid plants. तो जो अगर टू डिफरेंट प्लांट स्पीशीज हैं तो उनके प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज करते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं. सो व्हाट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक जिसमें फ्यूजन होता है टू प्रोटोप्लास्ट्स का, जो कहाँ से मिलते हैं, हमें सोमैटिक सेल्स ऑफ प्लांट से मिलते हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज. तो फ्यूजन हम कैसे अचीव करते हैं, आइदर बाय फ्यूजन और बाय द पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. सो या तो आप इलेक्ट्रोफ्यूजन कर दो और आप केमिकल्स यूज करो जैसे पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. सो दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. देन प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम क्या करेंगे. सो वंस द वॉल अपीयर्स अराउंड द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट और हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, तो जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनेगा, जो हमने बनाया है टू डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट को कंबाइन करके, तो उसमें जो है नया प्रोटोप्लास्ट तो डेवलप होगा. सो उसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करेंगे अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस टू जनरेट अ प्लांटलेट व्हिच इज अ टाइनी प्लांट हैविंग अ रूट एंड अ शूट. तो हम प्लांटलेट जनरेट करने की कोशिश करेंगे, that is a tiny plant having a root and shoot, and all the plantlets obtained from these tissue culture techniques are then transferred to the fields. ठीक है. तो जो प्लांटलेट प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द टिश्यू कल्चर टेक्निक उसको हम फील्ड्स में ट्रांसफर करेंगे. सो व्हाई हम इसको सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं. तो जो प्लांट होता है, जो रिजल्टेंट प्लांट होता है फ्रॉम द प्रोटोप्लास्ट कल्चर is obtained by the fusion of protoplasts of somatic cells and possesses a combination of characters of both the parent plants. तो जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट रिजल्टेंट बन के आता है, that contains the characteristics of both the parent plants, तभी तो वो सोमैटिक हाइब्रिड है. सो सोमैटिक हाइब्रिड की तरह वो एक्ट करता है जो हमारा प्लांट है, क्योंकि वो दो डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से बना है. सो दैट इज नोन एज अ सोमैटिक हाइब्रिड. तो हाइब्रिड हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि फ्यूजन प्रोटोप्लास्ट टू डिफरेंट पेरेंट प्लांट सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे क्योंकि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से आया है. सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. सो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है. सो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म जो है ऑफ द लिविंग प्लांट सेल एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. तो जो लिविंग प्लांट सेल की अगर आप सेल वॉल हटा देते हैं तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. एंड द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट derived from somatic cells of plants belonging to different species produces a hybrid protoplast, and this process is called protoplast fusion. तो जब हम जो सोमैटिक सेल्स ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज से प्रोड्यूस करना चाहते हैं हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहते हैं. और हम फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आइदर केमिकली with the help of a mixture of polyethylene glycol and high concentration of calcium at pH 8. तो हम क्या कर सकते हैं कि केमिकली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवा सकते हैं पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम के हेल्प से एट pH 8. देन फिजिकली हम कैसे करा सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोफ्यूजन. देन और क्या कर सकते हैं, जो पोमैटो होता है दैट इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप produced by protoplast fusion of tomato plant and a potato plant. So tomato और potato को मिला के हम tomato बना लेंगे. तो या तो केमिकली कर सकते हैं पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल और हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम के साथ,
या फिजिकली कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफ्यूजन के साथ, या फिर हम फ्यूजन करवा सकते हैं बाय आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को मिला के। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे आप प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कर सकते हैं। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो हमने देखा कि कैसे हम जो लिविंग प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल को हटा दे तो प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, फिर उनका फ्यूजन करवा दी तो उसे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहते हैं। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Why is it easier to culture मेरिस्टेम्स as compared to permanent tissues? तो जो मेरिस्टेम्स होती हैं उनको कल्चर करना आसान होता है as compared to permanent tissue, तो ऐसा क्यों है? So what is the difference between meristem and permanent tissue? So meristems are actively dividing cells and can be directly cultured on a nutrient medium to grow and develop into a plant in a controlled environment. So जो मेरिस्टेम्स हैं दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स और इनको हम डायरेक्टली कल्चर कर सकते हैं ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ प्लांट। जबकि परमानेंट टिश्यूज जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ मैच्योर सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड एंड ग्रो फर्दर। सो परमानेंट टिश्यूज जो है वो मैच्योर सेल्स को कंसिस्ट करती हैं एंड दे डू नॉट डिवाइड एंड ग्रो फर्दर, whereas मेरिस्टेम्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, सो द कल्चरिंग plants made up of permanent tissues requires the use of specific combinations of growth hormones that can induce de-differentiation of the permanent tissues and stimulate them to become meristematic again. तो अगर हम permanent tissues को culture कर रहे हैं तो हमें specific combinations of growth hormones use करना पड़ेगा जिससे वो already differentiated tissues को de-differentiate होना पड़ेगा of the permanent tissues और उनको stimulate करना पड़ेगा फिर से मेरिस्टेमेटिक होने के लिए। जबकि जो मेरिस्टेम्स होते हैं दे डू नॉट नीड द यूज ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन्स टू इंड्यूस सेल डिविजन्स। तो मेरिस्टेम्स को नहीं चाहिए रहता है यूज ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन्स टू बिकम to do cell division again. So therefore it is easier to culture meristems compared to permanent tissues. So जो meristems होते हैं वो रिलेटिवली इजियर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि मेरिस्टेम्स को आप डायरेक्टली ग्रो कर सकते हैं, और जो परमानेंट टिश्यूज है पहले आपको उनका डी डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा ताकि वो फिर से डिवाइड कर सकें एंड मेरिस्टेमेटिक बन सके, जबकि मेरिस्टेम्स जो है वो खुद ही डिवाइड करेंगे। सो इट इज इजियर टू कल्चर मेरिस्टेम्स एज कम्पेयर टू परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास, व्हाई आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्पाइरुलिना कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। तो जो स्पाइरुलिना होते हैं उससे जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं दे आर कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन्स। व्हाई? सो सिंगल सेल प्रोटीन और SCP refers to the edible protein extracted from pure microbial cultures, dead or dried cell biomass। सो जो एडिबल प्रोटीन होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर या फिर ड्राइड सेल बायोमास, उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स और सप्लीमेंट फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो इसको हम अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स या सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी, फंगाई एंड बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। सो एल्गी, फंगाई एंड बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज कर सकते हैं। देन व्हाट इज स्पाइरुलिना? स्पाइरुलिना के बारे में पूछा है। सो इट इज अ नॉन टॉक्सिक एंड फास्ट ग्रोइंग cyanobacteria that are unicellular in nature. Spirulina can be rapidly grown on various low cost carbon sources such as straw, molasses, animal manure and even sewage like agricultural wastes, corn, crops, wastewater from the potato processing industry, human and animal wastes। तो जो स्पाइरुलिना है उसको हम रैपिडली ग्रो कर सकते हैं किसी भी चीज पे, जैसे स्ट्रॉ पे, मोलासेस पे, एनिमल मैन्योर पे, सीवेज पे, जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट, कॉर्न कॉब्स, वेस्ट वाटर, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। तो जो स्पाइरुलिना है दैट इज हाई इन प्रोटीन कंटेंट, बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन कैन बी डिराइव्ड। तो हम जो स्पाइरुलिना है उससे लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स को डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम माइक्रोबियल कल्चर्स ऑफ स्पाइरुलिना in a very short period। तो
लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन को भी हम डिराइव कर सकते हैं वो वेरी शॉर्ट पीरियड में, बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। Such proteins are often called single cell proteins and can be treated as food. तो जो ये प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से अराइज कर रहे हैं, तो हम इसको सिंगल सेल प्रोटीन बोल देते हैं। एंड सिंगल सेल प्रोटीन से जो है हमें क्या को हम फूड की तरह यूज कर सकते हैं जब प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा होती है, क्योंकि ये हाई इन प्रोटीन कंटेंट है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट इज स्पाइरुलिना से डिराइव हो रहा है, सो इसलिए हम इसको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ पर्सन हु इज एलर्जिक टू पल्सेस was advised to take a capsule of spirulina daily. Give the reasons for the advice. तो एक पर्सन है, वो उसको ना पल्सेस से एलर्जी है, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक कैप्सूल ऑफ स्पाइरुलिना डेली लेना है। तो उसने ऐसा क्यों कहा? सो प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्पाइरुलिना, तो हमें पता है, अभी हमने देखा कि स्पाइरुलिना इज हाई इन प्रोटीन कंटेंट एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन can be derived from microbial cultures of spirulina in a very short period of time. तो अगर आपके पास टाइम भी कम है, तो आप लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन जो है उसको डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम माइक्रोबियल कल्चर्स ऑफ स्पाइरुलिना। एंड जो प्रोटीन्स डिराइव होते हैं फ्रॉम स्पाइरुलिना, दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। तो उस जो ये प्रोटीन होता है ना, उसमें ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड है। एंड सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन्स एंड दे कैन बी ट्रीटेड एज फूड। तो इनको हम सिंगल सेल प्रोटीन्स बोलते हैं और इनको फूड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो इफ अ पर्सन इज एलर्जिक टू पल्सेस, देन ही और शी इज एडवाइज्ड टू टेक सप्लीमेंट्स ऑफ स्पाइरुलिना टैबलेट्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन द बॉडी। तो अगर आपको पता है, अगर किसी इंसान को पता है कि उसको पल्सेस से एलर्जी है, तो ऑब्वियसली वो पल्सेस नहीं ले सकता है, और पल्सेस की जगह उसको क्या करना चाहिए कि वो स्पाइरुलिना टैबलेट्स ले सकता है, क्योंकि उसको एट द एंड ऑफ द डे उसके प्रोटीन एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और हमें पता है कि स्पाइरुलिना जो है दैट इज वेरी हाई इन प्रोटीन कंटेंट, तो वो स्पाइरुलिना का कैप्सूल ले लेगा, तो हमारे पास उसके प्रोटीन्स और जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है उसकी रिक्वायरमेंट जो है कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। सो दोज आर द रीजंस फॉर द एडवाइस दैट द डॉक्टर गेव। Then question number 14, what is aquaculture? Give example of an animal that can be multiplied by aquaculture. तो aquaculture क्या है और आप कौन से एनिमल को मल्टीप्लाई कर सकते हो by using aquaculture? So what is aquaculture? Aquaculture is a technique used to cultivate aquatic organisms. नाम से ही पता चल रहा है कि aquatic organisms को अगर हम cultivate करते हैं तो उस टेक्निक को बोलते हैं aquaculture। एंड मराइन एंड फ्रेश वाटर कुछ भी हो सकता है फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। तो ऑब्वियसली हमें कोई फायदा हो रहा है तभी हम जो है कल्टीवेट कर रहे हैं या कल्चर कर रहे हैं। सो स्पीशीज लाइक प्रॉन्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एक्वाकल्चर। तो हम प्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्वाकल्चर से, और हम किसको कर सकते हैं? लॉबस्टर्स, क्रैब्स एंड फिश। ठीक है। सो व्हाट इज नाउ फिश फार्मिंग? तो हमें एग्जाम्पल देना है, तो हमने एग्जाम्पल दिया फिश फार्मिंग। Fishes that we consume daily are globally raised via fish farming. तो जो हम fishes रोज खाते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो they are globally raised by fish farming. Species like tuna, cod, halibut and trout are farmed. The frame can be in a mesh cage form or concrete enclosures. One of the demerits of fish farming is that it can destroy the ecosystem with pollutants and severe diseases. तो फिश फार्मिंग जो है उसकी वजह से इकोसिस्टम को हानि पहुंच सकती है, पॉल्यूटेंट्स एंड सीवियर डिजीजेस हो सकता है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिश फार्मिंग? हाई क्वालिटी प्रोटीन इज वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स प्रोवाइडेड बाय फार्म्ड फिश फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जो फार्म्ड फिश होती है जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, उससे क्या मिलता है? हाई क्वालिटी प्रोटीन टू क्रिएट एक्स्ट्रा इनकम एंड एनहांस वाटर मैनेजमेंट। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा इनकम भी मिलता है एंड वाटर मैनेजमेंट भी होता है। एंड फिश फार्मिंग कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द एग्जिस्टिंग फार्म। आप अपने एग्जिस्टिंग फार्म में ही साथ में फिश फार्मिंग कर सकते हैं।
तो एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी और आपका वाटर मैनेजमेंट भी होगा। देन फिश स्पीसीज कैन बी सिलेक्टेड विथ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसके हिसाब से जो हम फिश की स्पीसीज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन सिक्योर्ड एंड हार्वेस्टेड, तो हम फिश को फिश क्योंकि हम अपने फार्म में ही उगा रहे हैं तो हम आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं, हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम फ्रेश वाटर और ओशन वाटर से अगर फिशेस निकाले तो उसमें हमें ज्यादा मेहनत लगती है। सो ये एक एडवांटेज हो गया। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ वेटरिनरी डॉक्टर इन मैनेजमेंट ऑफ अ पोल्ट्री फार्म। तो एक वेटरिनरी डॉक्टर है जो एनिमल्स को ट्रीट करता है, तो उसका पोल्ट्री फार्म में क्या काम है, पोल्ट्री से क्या रिलेटेड है। सो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट ड्यूटीज ऑफ अ veterinary doctor in management of a poultry farm are prescribe medication and treatment for the ill animals। तो पहले तो जो एनिमल्स है उसमें डिजीज को एग्जामिन एंड डायग्नोस करना, उसके बाद एग्जामिन एंड डायग्नोस जब कर लिया तो मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट को प्रेस्क्राइब करना जो एनिमल्स इल है उनमें। देन प्रोवाइड वैक्सीनेशन टू द एनिमल्स अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, तो ये सब हुआ, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद क्या करना है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस के बारे में भी इंफॉर्म करना है जो पोल्ट्री फार्म का मैनेजर है। एंड फॉलो ऑल द एथिकल रूल्स रिगार्डिंग एनिमल वेलफेयर। ठीक है, तो पहले तो आपको एग्जामिन एंड डायग्नोस करने आना चाहिए कि कौन सी डिजीज हुई है एनिमल को। अगर आपने ये कर लिया तो आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करना और ट्रीट करना आना चाहिए। देन आपको वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करना है एनिमल्स को। देन आपको सारे एथिकल रूल्स जो है एनिमल वेलफेयर के लिए वो भी फॉलो करने हैं। देन ये था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Would it be wrong to call plants obtained through micropropagation as clones? Comment. तो जो हमारे पास माइक्रो प्रोपगेशन हम टेक्निक यूज करके प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और क्या हम उनको क्लोन्स बोल सकते हैं, कमेंट करके बताना है। सो जो क्लोन्स होते हैं, क्लोन्स का क्या मतलब होता है। सो क्लोन्स आर ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। तो जो क्लोन्स होते हैं दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। तो ठीक है, तो जब हम प्लांट्स को माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू डेवलप करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो है टिश्यू कल्चर ऑफ सोमैटिक प्लांट सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। तो एक सिंगल प्लांट से हम सोमैटिक सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स को ऑब्टेन करते हैं तो उसे हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। Thus, all the plants produced are genetically identical to each other and the parent plant. So, जो माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, एक तो वो ईच अदर के जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे एंड ऑल्सो टू द पेरेंट प्लांट भी वो आइडेंटिकल होंगे। हेंस तो हम क्या, क्योंकि माइक्रो प्रोपगेशन से हमने इन प्लांट्स को प्रोपगेट किया है, सो ये रॉन्ग नहीं होगा कि अगर हम इन प्लांट्स को क्लोन्स बोले, क्योंकि एक दूसरे के तो आइडेंटिकल हैं, साथ ही पेरेंट प्लांट के भी आइडेंटिकल हैं। सो ये गलत नहीं होगा अगर हम उनको क्लोन्स बोले। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, हाउ इज अ सोमैटिक हाइब्रिड डिफरेंट फ्रॉम अ हाइब्रिड। तो सोमैटिक हाइब्रिड और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस होता है। So somatic hybrids are the hybrid plants produced by the fusion of protoplasts of somatic cells obtained from plants belonging to different species. तो different species के plants हैं, उनका क्या करते हैं हम, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हैं अगर, तो उसको हम बोलते हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। जबकि हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड इज एनी ऑफस्प्रिंग दैट इज डेवलप्ड बाय crossing mating of two organisms belonging to different breeds, varieties, species or genera,
and each hybrid is genetically different from its parent and siblings. तो somatic hybrids में तो क्या होगा कि हमने फ्यूजन किया, जबकि हाइब्रिड क्या होता है कि हमने क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ब्रीड्स किया, जिससे क्या हुआ वो जो है जेनेटिकली डिफरेंट प्रोड्यूस होगा, एक तो अपने पेरेंट्स से भी और अगर कोई सिबलिंग्स है तो उनसे भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इन सोमैटिक हाइब्रिड्स के बनने में, दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करते हैं। जबकि हाइब्रिड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेटिक सेल्स ऑफ द प्लांट्स ड्यूरिंग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पेरेंट प्लांट्स। तो हम गैमेटिक सेल्स ऑफ द प्लांट्स को अगर क्रॉस हाइब्रिडाइज करें तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड्स। तो ये प्रोसेस होता है हाइब्रिड फॉर्मेशन में। देन व्हाट इज द सेल कंटेंट? तो सेल कंटेंट क्या रहता है सोमैटिक हाइब्रिड्स का? तो सोमैटिक हाइब्रिड्स में जो है दे हैव प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। तो दोनों पेरेंट्स का प्रोटोप्लाज्म रहेगा, क्योंकि हमने प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किया है, सो दोनों पेरेंट्स का प्रोटोप्लाज्म रहेगा। जबकि हाइब्रिड्स में क्या रहेंगे? क्रोमोसोम्स received from both the parents, whereas cytoplasm is generally from the egg. So chromosomes both the parents के रहेंगे और cytoplasm जो है वो हमारे पास फीमेल गैमेट या एग का रहेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल हमने देखा था कि आप पोटैटो और टोमेटो को क्रॉस करते हैं तो टोमेटो प्लांट मिलता है, सो दैट इज अ सोमैटिक हाइब्रिड। जबकि हाइब्रिड्स में जो है परभनी क्रांति जो है that is a resistant hybrid variety of lady's finger, which is obtained by crossing Abelomospis esculentus with its wild relative. तो हमने क्रॉस किया वाइल्ड रिलेटिव के साथ और एक हाइब्रिड बना लिया, दैट इज परभनी क्रांति ऑफ लेडीज फिंगर। सो ये हो गया एग्जाम्पल हाइब्रिड का। देन ये था क्वेश्चन नंबर 17 कि हमें सोमैटिक हाइब्रिड और हाइब्रिड के बीच में डिफरेंशिएट करना था। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज emasculation, why and when is it done? So emasculation क्या होता है? It is the process of removal of anthers from the plants before the release of pollen grains. तो हम क्या करते हैं कि pollen grains जब रिलीज नहीं हुए हैं उसके पहले ही हम रिमूवल ऑफ एंथर्स कर लेते हैं। सो हमने एंथर को हटा लिया बिफोर द रिलीज ऑफ pollen grain। ठीक है, सो emasculation is done during artificial hybridization of plants। तो जो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक करते हैं उसमें हम जो है इमैस्कुलेशन को यूज करते हैं। सो इमैस्कुलेशन का यूज क्या है? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन अ बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस प्लांट। अगर एक बाइसेक्सुअल प्लांट है दैट इज जिसके पास मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों है, तो वहां पे जो है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट के स्टिग्मा में जा सकते हैं एंड फर्टिलाइज करवा सकते हैं। तो वो हम नहीं चाहते इन द केस ऑफ जो है इन द केस ऑफ जो है हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले ही जब पॉलन ग्रेन्स का जब हमारे पास रिलीज नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, तब उसके पहले ही हम एंथर्स को हटा लेंगे। सो दैट इज अबाउट वाई करते हैं, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का बिफोर द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। So that is about question number 18. Then हम आते हैं question number 19 पे। What are discuss the two main limitations of plant hybridization program. So जो plant hybridization program है आप उसके two main limitations को बताइए। So the two main limitations are cross hybridization between selected parent plants is a tedious process. तो जो हम cross hybridization कर रहे हैं of the selected parent plants उसमें हमें जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा पेरेंट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। द नेक्स्ट स्टेप इन अ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इज द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द सिलेक्टेड पेरेंट्स। दिस इज डन टू ऑब्टेन अ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग दैट विल बी सुपीरियर टू द पेरेंट्स एंड विल शो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। तो जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग मिलेगा दैट विल बी सुपीरियर टू द पेरेंट्स एंड ऑल्सो जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स उसको शो करेगा। So this is a time consuming and tedious process because the pollen grains from the desirable plant have to be manually collected and placed on the stigma of a female parent plant. ठीक है, आपको
ये तो आसान लग रहा होगा कि मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए मैं वो प्लांट चूज कर लूंगा, पर आपको मैनुअली इसके पॉलन ग्रेन्स जो है निकाल के उसके जो फीमेल प्लांट है उसके स्टिग्मा पर डालने पड़ेंगे। आपको खुद से पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सो दैट इज क्वाइट अ टेडियस प्रोसेस कि ये जो है बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए, और बहुत परेशानी देने वाला होगा कि आपको पॉलन ग्रेन्स उठा के स्टिग्मा पे रखने पड़ रहे हैं। देन ये तो हमारा फर्स्ट लिमिटेशन था। एंड देयर इज लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स। ठीक है, हमने डिजायरेबल ट्रेट्स वाले प्लांट्स को चूज कर लिया। अब हमारे पास क्या गारंटी है कि जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा उसमें नेसेसरीली कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ओनली 1 in 100 few or 1000 process results in the formation of a hybrid showing the desirable combination. So एक जो है इन अ फ्यू 100 और 1000 क्रॉसेस में जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा, उसकी उसकी डिजायरेबल कॉम्बिनेशन हमें दिखेगा। सो जो है कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि जो हम चाह रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी में कॉम्बिनेशन हो और हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। सो दैट वाज अबाउट द टू मेन लिमिटेशंस एंड क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। Interspecific processes are rare in nature and intergeneric processes are almost unknown. Why? So जो interspecific process होते हैं यानी टू स्पीशीज के बीच, ठीक है, मेल एंड फीमेल फ्रॉम डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीशीज टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विथ डिजायरेबल ट्रेट्स, तो हम उसको बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक प्रोसेस। तो इंटरस्पेसिफिक प्रोसेस जो है दो वो रेयर होते हैं। As members of a species are reproductively isolated from the members of another species, interspecific hybridization is rare in nature and is conducted artificially. क्योंकि हमारे पास जो members of एक species होते हैं, they are reproductively isolated from members of the other species. So, and the offsprings produced are always sterile. Then intergeneric process तो बिल्कुल ही rare होते हैं, because mating of two organisms from different genera but belonging to the same family. Intergeneric processes are almost unknown because such processes are not possible in nature due to incompatibility of the gametes. Gametes ही compatible नहीं है तो हम कैसे करवा देंगे cross? So such a process is likely to produce a offspring that is genetically unstable. तो offspring जो produce होगा वो genetically unstable होगा and it will have low chances of survival. तो क्या फायदा है ऐसा क्रॉस करा के जिसका रिजल्ट सर्वाइव ही नहीं कर सकता? Even if such a cross is artificially achieved, the offspring produced are always sterile. तो जोंकी जब हम जीब्रा और मंकी को क्रॉस करते हैं, टू डिफरेंट जेनेरा को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो हमने जोंकी प्रोड्यूस तो कर लिया, पर ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि वो तो जेनेटिकली अनस्टेबल होगा, तो वो जल्दी मर जाएगा, या फिर जो वो प्रोड्यूस भी हो गया तो वो स्टेराइल होगा, यानी आगे उसका जनरेशंस जो है वो प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए ऑलमोस्ट अननोन है जेनेरिक प्रोसेस, जबकि इंटरस्पेसिफिक प्रोसेस फिर भी रेयर है, और ये तो खैर अननोन ही है। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि हमने आज काफी सारी नई चीजें देखी। हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की। देन हमने स्पाइरुलिना, सिंगल सेल प्रोटीन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग के बारे में देखा। तो हर एक क्वेश्चन के साथ हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ती जाती है, और यही छोटे छोटे स्टेप्स से आपको जो छोटी छोटी नॉलेज मिलती है वही आपके एमसीक्यूज में काम आती है। सो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।